नमस्कार साथियों, जीएस सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ा था। आज हम अवध राज्य को पढ़ते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। ये मान लिया ये उस समय का भारत है। ये उस समय का भारत है। यहाँ पर है आपकी दिल्ली, और दिल्ली में जो सत्ता काबिज है वो है मुग़ल साम्राज्य की, यानी मुग़लों की दिल्ली में सत्ता काबिज है। मुग़लों का ही एक प्रांत हुआ करता था जिसको बोलते हैं अवध। आपको पता है कि जब अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना होती है तो दिल्ली में मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था रंगीला। रंगीला का एक खासम खास व्यक्ति था जिसका नाम है सादत खां। तो रंगीला ने 1722 में सादत खां को अवध का सूबेदार बनाकर भेजा, यानी अवध का सूबेदार बनाया सादत खां को। जब सादत खां को अवध का सूबेदार बनाया, लेकिन सादत खां मुग़ल साम्राज्य की कमजोरी का फ़ायदा उठाता है और अवध में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है। यानी सादत खां ने 1724 में अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। जब सादत खां की 1739 में मृत्यु हो जाती है, 1739 में सादत खां सुसाइड कर लेता है। ये हमने बताया था आपको जब हम मोहम्मद शाह रंगीला का चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो उसमें नादिर शाह ने हमला किया था। तो नादिर शाह को सादत खां दिल्ली तक ले आया था, कहीं इसका भंडा ना खुल जाए, तो इस वजह से सादत खां सुसाइड कर लेता है। तो सादत खां की मृत्यु के बाद जो अवध का नवाब बनता है वो है आपका सफदरजंग। सादत खां का कोई अपना लड़का नहीं था। सफदरजंग सादत खां का भतीजा व दामाद था। ठीक, तो सफदरजंग का जो कार्यकाल है वो आपका 1739 से 1754 तक है। सफदरजंग ने 1748 में, जब अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में प्रथम हमला किया था भारत पे, तो रंगीला का साथ दिया था। सफदरजंग ने 1748 में अब्दाली के हमले के समय रंगीला का साथ दिया। जब रंगीला का साथ देगा तो रंगीला भी तो कुछ सफदरजंग को देगा। तो रंगीला ने तुरंत इसको मुग़ल साम्राज्य का वजीर बना दिया। ठीक, जब मुग़ल साम्राज्य का सफदरजंग वजीर बन जाता है तो इसके नाम से दिल्ली में काफ़ी इमारतें बनाई गई जो आज भी प्रचलित हैं। इसी के समय अवध में एक लखनवी तहजीब का विकास हुआ। तो सफदरजंग के बाद अवध का जो नवाब बनता है वो बनता है शुजाउद्दौला। और शुजाउद्दौला का जो कार्यकाल है 1754 से 75 तक है। ठीक, इसके समय की घटना है कि इसने 1759 में शाह आलम द्वितीय को शरण दी। अब ये शाह आलम द्वितीय कौन है? तो शाह आलम मुग़ल साम्राज्य का बादशाह है जो अपने वजीर इमदाद मुल्क की डर से या 1772 तक दिल्ली नहीं आया था, पटना और लखनऊ में छुपता रहा था। इसने 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की सहायता की। 1764 में शुजाउद्दौला ने 1764 में
बंगाल की ओर से बक्सर का युद्ध लड़ा। हालांकि मराठे भी हार जाते हैं और बंगाल भी हार जाता है। शुजाउद्दौला ने वारेन हेस्टिंग्स, जो अंग्रेज़ों का गवर्नर हुआ करता था, तो वारेन हेस्टिंग्स के साथ बनारस की संधि की। ठीक, तो शुजाउद्दौला से इतने बिंदु परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी हैं। शुजाउद्दौला के बाद आपका बादशाह बनता है आसफदौला। तो शुजाउद्दौला के बाद बादशाह बनता है आसफदौला। आसफदौला का जो कार्यकाल है 1775 से 97 तक है। इसके समय की एक घटना है कि इसने राजधानी फैजाबाद से, यानी अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ बनाई। इसी वजह से लखनऊ को नवाबों की राजधानी कहते हैं, क्योंकि अवध के राजा को हम नवाबों के नाम से जानते हैं। जब लखनऊ अवध की राजधानी बन जाती है तो लखनऊ को आज भी हम नवाबों की राजधानी कहते हैं। आसफदौला के बाद आपका नवाब बनता है अवध का, वो बनता है वजीर अली। और वजीर अली का कार्यकाल मात्र 1 साल का था, 1797 से 98 तक। ठीक, तो वजीर अली के बाद बनता है आपका नवाब सादत अली खां द्वितीय। तो हम सादत अली खां द्वितीय को पढ़ते हैं। तो वजीर अली के बाद आपका नवाब बनता है सादत अली खां द्वितीय। इसका जो कार्यकाल है वो 1798 से 1814 तक है। ठीक, इसके समय की एक घटना है कि इसने 1801 में बेलेज अली कौन है? ये अंग्रेज़ों का गवर्नर है। तो 1801 में बेलेज अली की सहायक संधि स्वीकार की थी। इसने संधि स्वीकार की थी। तो सादत अली खां द्वितीय के बाद अवध का नवाब बनता है, वो है हैदर अली खां। इसका जो कार्यकाल है 1814 से 27 तक है। इसके बाद बनता है नसरुद्दीन हैदर। इसका जो कार्यकाल है 1827 से 1837 तक है। नसरुद्दीन हैदर के बाद बनता है मोहम्मद अली शाह, और जो इसका कार्यकाल है 1837 से 42 तक है। मोहम्मद अली शाह के बाद आपका बनता है अमजद अली शाह, तो इसका कार्यकाल है 1842 से 47 तक। अमजद अली शाह के बाद बनता है वाजिद अली शाह। इसका कार्यकाल है 1847 से 56 तक। वाजिद अली शाह से जो परीक्षा की दृष्टि से पॉइंट बनते हैं कि वाजिद अली शाह अंतिम नवाब था। अवध का आपसे अंतिम नवाब पूछ लिया जाए तो वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह के समय अंग्रेज़ों का जो गवर्नर था वो लॉर्ड डलहौजी था। तो लॉर्ड डलहौजी अपनी राज्य हड़प करने की नीति के तहत देसी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला रहा था। वाजिद अली शाह के समय एक रिपोर्ट आती है जिसको कहते हैं आउटस की रिपोर्ट। 1854 में आउटस की रिपोर्ट आती है। आउटस की रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी अवध में कुप्रशासन का आरोप लगाता है और उसका विलय कर लेता है।
और उसका विलय कर लेता है। ठीक, यानी जब डलहौजी अपनी राज्य हड़प नीति के तहत अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिला पाया तो एक कूटनीति के माध्यम से आउटस की रिपोर्ट आती है, उसी को आधार बनाता है कि अवध में बैड गवर्नेंस चला रहे हो आप, तो जिसके आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। आपसे पूछ लेता है किस रिपोर्ट के आधार पे, तो आउटस की रिपोर्ट के आधार पे। जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है तो बाजिद अली शाह की उस समय पत्नी थी, क्योंकि बाजिद अली शाह की मृत्यु हो जाती है, तो बाजिद अली शाह की जो पत्नी थी, पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो इसी के साथ हमारा अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना का चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद हम मैसूर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।